बच्चों, अध्याय संख्या 8 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे हमारे देश में उठ रही विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। हमने जम्मू कश्मीर के बारे में अध्ययन कर लिया था और पिछले वीडियो में हमने जाना था पंजाब में उठ रही विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, और साथ ही वहाँ जो स्वायत्तता की मांगे थी, अलगाववादी आंदोलन था, उसके बारे में विस्तार से हमने जान लिया था। अब हम चलेंगे पूर्वोत्तर की ओर कि पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर अर्थात भारत के पूर्व और उत्तर का हिस्सा, तो वहाँ जो राज्य हैं वहाँ किस तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांगे उठ रही थी, कौन सी और किस तरह की स्वायत्तता की मांगे थी, क्या थे वहाँ के आंदोलन, क्या थी वहाँ की समस्याएं और कैसे निकला उनका समाधान, इस बारे में हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में। भारत के पूर्व और उत्तर में स्थित 7 राज्य, इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है और यही हिस्सा कहलाता है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। यहाँ देश की 4% आबादी निवास करती है। 22 किलोमीटर की पतली सी राहेदारी है जो कि इस इलाके को भारत से जोड़ती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं चीन की सीमा मिल रही है, यहाँ हम म्यांमार को देख सकते हैं, यहाँ हम बांग्लादेश को देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो पूरा इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत के साथ केवल एक ये 22 किलोमीटर की छोटी सी राहेदारी है जो कि इस इलाके को जोड़ रही है भारत से। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। भारत के लिए ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का। 1947 के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए। इस क्षेत्र के बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। एक तो यहाँ पर व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड था वो 1963 में राज्य बना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय थे वो 1972 में राज्य बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं वो 1987 में राज्य बने। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का विलय था वो भारत संघ में किया गया था। आज़ादी से पहले ये अलग रियासतें थी, तो इनका भारत संघ में विलय 1947 के बाद किया गया और ये अलग अलग राज्य हमारे सामने आए। विभाजन से ये इलाका था वो अलग थलग हो गया भारत से, जैसा कि हमने देखा कि वो जो हिस्सा जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, और इस वजह से ये जो पूर्वोत्तर का हिस्सा था वो भारत से अलग थलग पड़ गया था। यहाँ की राजनीति अपने ही दायरे में सीमित रह गई, यहाँ की विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका, जिसका दुष्प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने वाले आप्रवासियों के कारण, चाहे म्यांमार से चाहे बांग्लादेश से, तो इनसे आने वाले राज्यों और देशों से शरणार्थियों के कारण यहाँ जनसंख्या की संरचना में भी बड़ा बदलाव आया। तो बहुत सारे बदलाव 1947 के बाद में इस क्षेत्र को देखने पड़े, झेलने पड़े। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना और इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना, यहाँ हम उन कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके कारण यहाँ स्वायत्तता की मांगे उठी, यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं बलवत्ती हुई और जहाँ इनके मन में अलगाव की भावना पनपी। तो इन कारणों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इलाके की जटिल सामाजिक संरचना होना, इस इलाके का देश के अन्य हिस्से के मुकाबले आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, इन सब कारणों से पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी बेतरतीब सी मांगे उठने लगी। इस इलाके की अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी बड़ी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि कितने सारे देशों के साथ इस इलाके की सीमा लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है। लेकिन पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच संचार की जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। इससे भी राजनीति का स्वभाव है वो यहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील रहा। मतलब एक नहीं, बहुत सारे कारण यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इन इलाकों से उठ रही अलग तरह की मांगों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। भारत से इसका अलग थलग पड़ जाना, दूसरे आप्रवासियों के कारण यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संरचना है, उसमें बदलाव
बदलाव आना। तीसरा, हम देखते हैं कि अन्य भारत के जो इलाके हैं उनकी तुलना में इस क्षेत्र का पिछड़ा हुआ होना, और साथ ही भारत के साथ इसकी संचार व्यवस्था है वो लचर होना। तो ये ऐसे कारण हैं जो कि इस क्षेत्र में विभिन्न तरह की मांगे उठा रहे थे। तो किस तरह की मांगे यहाँ उठी थी, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर के राज्य में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी रहे। कौन कौन से थे वो 3 मुद्दे? पहला मुद्दा था स्वायत्तता की मांग, जो कि 1970 के शुरुआती दशक में और महत्व का था, यानी कि स्वायत्तता की मांग थी वो 1970 के दशक में यहाँ की राजनीति में देखने को मिली। अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध, ये दोनों मांगी थी वो 1980 के दशक में सामने आई। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वायत्तता की मांग के बारे में, कि जो स्वायत्तता की मांग थी वो किस तरह से हमारे सामने आई, क्या इसका रूप था। तो देखिए, आज़ादी के वक्त मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़कर पूरा इलाका असम कहलाता था, और गैर असमी लोग जो थे यहाँ पर, उनको ये लगता था कि असमी सरकार है वो असमी भाषा इन पर थोप रही है, अर्थात असम की सरकार इन इलाकों पर जो गैर असमी लोग हैं, जो कि असमी भाषा नहीं बोलते हैं, उन पर असमी भाषा, असमी संस्कृति थोपी जा रही है। राजनीतिक स्वायत्तता की इसीलिए मांग उठने लगी और विरोध प्रदर्शन और दंगे होने लगे। बड़े जनजाति समुदाय के नेता थे वो असम में अलग होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो कि बाद में 1960 में ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा मजबूत ऑल पार्टी हिल्स कांग्रेस में तब्दील हो गई। और इनकी ये मांग थी कि एक अलग जनजातीय राज्य बनाया जाए, और इसकी परिणति इस रूप में हुई, इस मांग की परिणति कि एक राज्य नहीं, कई अलग अलग राज्य बनाए गए। लेकिन क्या ये अलग अलग राज्य बनाने से समस्या समाप्त हो चुकी थी? क्या समस्या का समाधान हो गया था? क्या ये स्वायत्तता की मांग उठनी बंद हो गई थी? देख लेते हैं। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक अलग जनजातीय राज्य की बात थी, बहुत सारे राज्य हमने बना दिए थे, लेकिन फिर भी ये मांग खत्म नहीं हुई थी। असम की बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदाय थे, वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और अपनी मांग के पक्ष में इन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास भी किए। जन आंदोलन में विद्रोही कार्रवाइयां भी हुई, और कई बार एक से ज़्यादा समुदायों ने एक ही इलाके पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। तो आप देख पा रहे हैं समस्या का रूप, इस चुनौती का एक कहें कि कितना बड़ा और रूप है, कितनी बड़ी चुनौती थी ये सामने, कि अलग अलग जनजातियां थी, अलग अलग समुदाय थे, सभी अपने लिए अलग अलग राज्य चाह रहे थे। और सबसे नाटकीय मांग तो ये आई कि एक एक क्षेत्र पे अलग अलग समुदाय अपना दावा कर रहे थे और उसे अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। समस्या ये थी कि छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। बहुत सारे राज्य ऑलरेडी जनजातीय राज्य पूर्वोत्तर में बन चुके थे, अब और टुकड़े करना और छोटे छोटे राज्य बनाते चले जाना किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था। इसका समाधान ये हुआ कि राज व्यवस्था के कुछ प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। राज व्यवस्था का ही संविधान में जो निर्धारित प्रावधान थे उन्हीं का उपयोग करते हुए, उन्हीं प्रावधानों का लाभ लेते हुए और स्वायत्तता की मांगों को संतुष्ट करने के प्रयास किए गए, अलग राज्य बनाने की अपेक्षा। इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई और बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। तो देखा आपने किस तरह से इस चुनौती का सामना किया, इस समस्या का समाधान निकाला गया कि उनको जिला परिषद के अंतर्गत कुछ स्वायत्तता देते हुए स्वायत्तता की मांगों को निपटाया गया, खत्म किया गया और एक समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए थे। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान थे। हमारा संविधान इस बात की स्वीकृति देता है कि विविधताओं से परिपूर्ण भारत में इन सभी विविधताओं को स्थान है, हर तरह की संस्कृति को स्थान है। तो इस बात का फायदा हमें मिला और हम स्वायत्तता की मांगों का समाधान कर पाए।
मुश्किल क्या था कि जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की। स्वायत्तता की मांग को तो मान लेना फिर भी आसान था क्योंकि संविधान में प्रावधान मिल रहे थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ वो स्वायत्तता की मांग नहीं कर रहे थे, अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे थे, अपितु तो कुछ समुदाय अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे और इसका प्रावधान तो संविधान में हो नहीं सकता। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का हमें लंबे समय तक सामना करना पड़ा। वो 2 राज्य कौन से थे? 2 राज्य थे, एक मिजोरम और दूसरा नागालैंड। यहाँ हमें अलगाववादी मांग का सामना करना पड़ा, अर्थात भारत से अलग राष्ट्र बना देने की मांग का सामना। मिजोरम में किस तरह की थी ये समस्या और कैसे निकला समाधान, अभी देखते हैं। देखिए, मिजोरम था वो आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बनाया गया था। 1959 में 1968 में यहाँ अकाल पड़ा था और मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है, अर्थात वो भारत संघ से अलग अपना एक राष्ट्र बनाएंगे। लाला डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का एक गठन हुआ। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली शुरू की और भारतीय सेना के साथ 2 दशक तक इनकी हिंसक लड़ाई चली, इनका हिंसक युद्ध हुआ और निसंदेह इस युद्ध का जो घातक परिणाम है, उसकी जो हानियां हैं, वो आम जनता को उठानी पड़ी। 1966 तक आज़ादी की मांग के लिए इन्होंने सशस्त्र अभियान चलाया और इस अभियान को समर्थन मिला पाकिस्तान को। पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों के ठिकाने थे और पूर्वी पाकिस्तान से ये सशस्त्र आंदोलन का संचालन कर रहे थे। भारतीय सेना के साथ एक सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध इनका लगातार चल रहा था। 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी और इस बात को इन्होंने भांप लिया था कि इस तरह के सशस्त्र आंदोलन से इन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाला डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत की। 1986 में लाला डेंगा और राजीव गांधी के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा और कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। तो देखा हमने मिजोरम की समस्या और उसके समाधान के बारे में कि एक शांतिपूर्ण समझौते के साथ मिजोरम की समस्या का एक सार्थक समाधान निकल पाया और अब उस अलगाववादी आंदोलन को जैसे ही मिजोरम ने छोड़ा, वो एक शांतिपूर्ण विकास की प्रगति पर निरंतर आगे बढ़ने वाला राज्य बन चुका है। अब चलते हैं नागालैंड की ओर। अब जानते हैं नागालैंड की समस्या के बारे में। नागालैंड में अंगमी जापू फिजो का नेतृत्व मिला और नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया, अर्थात इन्होंने भारत से अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की और आज़ाद घोषित कर दिया। इसका नेतृत्व कर रहे थे अंगमी जापू फिजो। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के बाद लोगों ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित किया, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। तो देखा हमने नागालैंड की समस्या के बारे में और नागालैंड की समस्या का अभी तक भी कोई सार्थक समाधान नहीं निकल पाया। अब बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन के बारे में हमने जानेंगे। हमने 3 तरह के आंदोलन की बात की थी, स्वायत्तता की मांग और उसके बाद में अलगाववादी आंदोलन और अब बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये बाहरी लोग क्या थे? असम के लोग बाहर वाले राज्य यानी कि दूसरे राज्य और देश से आने वाले लोगों को बाहरी समझते थे, यानी कि बाहर के समझते थे और लगातार क्योंकि दूसरे राज्यों से और अन्य देशों से लोग यहाँ पर आ रहे थे तो वहाँ के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था। वो अपने इन लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को, जो असम के लोग थे, वो प्रतिस्पर्धी समझ रहे थे।
और उनका ये मानना था, उन्हें ये लग रहा था कि इन लोगों के आने से उनके संसाधनों पर ज़्यादा भार बढ़ा है, उनके जो रोज़गार हैं वो कम हुए हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी कहीं की मांगे थी, ऐसी चीज़ें थी कि उन्हें लगा कि बाहरी लोगों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसीलिए असम आंदोलन चलता है 1979 से 1985 तक कि असम के लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी है और इनको डर था कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो जो स्थानीय जनता है असम की वो अल्पसंख्यक हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग असम में आकर रहने लगे थे और इसकी वजह से जो असम के लोग थे वो अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आर्थिक मसले भी थे कि तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ गरीबी थी, यहाँ पिछड़ापन था। असम की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन छात्रों का एक संगठन था, इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं था। इन्होंने इन बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा 1979 में और इसमें हिंसक घटनाएं भी हुई। अवैध आप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों का दबदबा था, उसके खिलाफ ये आंदोलन था और इन अन्य लोगों को उस राज्य से, असम राज्य से बाहर निकालने की इनकी मांग थी। इनकी मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें असम से बाहर भेजा जाए और इस आंदोलन को असम की आम जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। इसका समाधान निकाला कि राजीव गांधी सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। 1985 में समझौता हुआ कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आसू तथा असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित किया और इस पार्टी का नाम रखा असम गण परिषद। इससे सबक हमें क्या मिलता है? हमने जाना विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, हमने देखा देश के अलग अलग हिस्सों में किस किस तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठ रही हैं। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर की बात की, वहाँ एक विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, उसके बाद भी किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पंजाब की हमने बात की, पूर्वोत्तर के राज्यों की हमने बात की। तो इन उठ रहे जन आकांक्षाओं की मांगों को, इन उठ रही स्वायत्तता की मांगों से, इन जन आंदोलनों से क्या सबक हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मिले हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। इसकी बात हमने शुरुआत में ही कर ली थी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा उठती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्रता होती है अपनी क्षेत्रीयता को बनाए रखने की, अपनी संस्कृति को बनाए रखने की। तो इस कारण से हमें इस बात को तो स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठेंगी ही। चाहे श्रीलंका जैसे छोटे से देश की बात कर लें, वहाँ पर भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं मुखर हुई थी। तो इस वजह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मुखर होना, स्वायत्तता की मांगों का उठना या फिर क्षेत्रीय हितों के आधार पर अन्य मांगों का उठना एक आम बात है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक सहज गुण है, सहज विशेषता है। भारत के क्षेत्रीय आकांक्षाओं की निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई है। बहुत सारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी थी, जैसा हमने देखा, उसका समाधान हमने कर लिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी
भविष्य में लोग क्षेत्रीय आकांक्षाएं नहीं उठेंगी। तो भारत को इस बात के लिए हमेशा लगातार तैयार रहना है, हमेशा तैयारी रखनी है कि उठ रही क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान हमें हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से करना होगा। दूसरा सबक हमने ये देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका हमेशा बेहतर होता है, हमेशा अच्छा होता है। हमने जाना किस तरह से मिजोरम में समझौते के बाद में शांति स्थापित हुई, असम में समझौते के बाद में शांति स्थापित हुई, साथ ही पंजाब में जैसे कि हमने देखा। तो इस तरह से जब समझौते होते हैं, बातचीत होती है, तभी इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो समस्या है इसका उचित समाधान निकल पाता है। किसी भी उदाहरण में हमने लड़ाई के द्वारा, युद्ध के द्वारा इसका समाधान होते नहीं देखा। तो इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो मसला है, मुद्दा है, इसे आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी समझौतों के द्वारा सुलझाया जा सकता है। मिजोरम का उदाहरण हम देख रहे हैं, एक शानदार उदाहरण हमारे सामने है कि वहां से बातचीत के जरिए, समझौते के जरिए जब इस समस्या का समाधान कर लिया गया तो वो राज्य अब विकास के पथ पर अवरुद्ध गति कर रहा है। अलगाववाद से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है अगर हम समझौते और बातचीत का तरीका अपना लेते हैं। तो तीसरा जो सबक हम सीखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना, अर्थात सत्ता के अंदर, चाहे वो राजनीति राज्य की है, चाहे वो राजनीति केंद्र की है, वहाँ हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को भी महत्वपूर्ण रूप से एक कहें कि हिस्सा देना चाहिए। उनकी बातों को भी, उनकी आकांक्षाओं को भी एक स्थान मिलना चाहिए। अगर हम किसी राष्ट्र का कानून बनाते वक्त, किसी राज्य के लिए नियम शर्तें निर्धारित करते वक्त वहाँ की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मद्देनज़र रखेंगे तो कभी भी एक क्षेत्रीय आकांक्षाएं इतनी बलवती, इतनी उग्र नहीं होंगी कि ये हिंसक मार्ग अपना लें या फिर हिंसक आंदोलन अपना लें। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों और समूहों को केंद्रीय राज व्यवस्था में हमें हिस्सेदार बनाना होगा। चौथा सबक जो हमने सीखा कि आर्थिक असमानता को हमें दूर करना होगा। आर्थिक असमानता, आर्थिक पिछड़ापन, अत्यधिक गरीबी, ये भी महत्वपूर्ण कारण थे उस इलाके को अपने आप से अलग थलग मांगने के, उस इलाके से एक अलग तरह की बेतरतीब मांगे उठने के। तो हमें इस तरह का प्रयास करना है कि आर्थिक असमानता को कम से कम किया जाए। एक देश के सभी हिस्से हैं, उनका सही तरीके से, सही ढंग से एक सही स्तर तक विकास हो पाए, इसका हम हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सबक जो हमने इस क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मुद्दों से सीखा, वो सीखा हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि के बारे में। हमने जाना कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय ही कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में रखा। साथ ही कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की, जैसे हम अनुसूचित 6 की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की बात करें कि इनसे कारगर तरीके से इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से कैसे निपटा जा सकता है। इस तरह के भरपूर प्रावधान हमारे संविधान से हमें मिले तो हमें एक तरह से कहें कि गर्वानुभूति हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि पर और साथ ही हमारे भारतीय संविधान पर कि इस संविधान में वो ताकत है, इस संविधान में है वो उस तरह का दृष्टिकोण कि ये विभिन्न मांगों को, विभिन्न मुद्दों को सहजता से एक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और सभी विविधताओं को अपने अंदर आत्मसात करने की एक अद्भुत क्षमता को संजोए हुए है। अब लेते हैं कुछ प्रश्नोत्तर इस जो वीडियो में हमने जाना इस भाग पर आधारित। तो देखते हैं पहला प्रश्न, असम आंदोलन के क्या कारण थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको इसका आंसर लिखना है कि असम आंदोलन के क्या कारण थे, क्या वो मुद्दे थे जिसके कारण असम आंदोलन हुआ था। मिजो आंदोलन के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम रहे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मिजोरम एक बहुत अच्छा उदाहरण बनकर आया है इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो हमारा अध्याय था उसमें, तो इस बारे में आपको विस्तार से लिखना है कि क्या कारण थे मिजो आंदोलन के और इसका जो परिणाम थे वो क्या रहे।
भारत में आज़ादी के बाद लगातार उठती क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इसका एक विस्तृत उत्तर आपको अपने शब्दों में तैयार करना है कि कौन कौन से सबक हमने सीखे हैं इन लगातार उठती हुई क्षेत्रीय आकांक्षाओं से। चाहे वो आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का सबक है, चाहे वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को केंद्रीय राज व्यवस्था में हिस्सेदार बनाने का सबक है। तो ये सारे के सारे सबक बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं और इसका बहुत सुंदर उत्तर आपको अपने शब्दों में तैयार करना है। धन्यवाद।